हेलो बच्चों, प्रेम विद्या मंदिर हिंदी हाई स्कूल से मैं किशोर सर कक्षा 11वीं के लिए अकाउंट सब्जेक्ट का 5वां पार्ट लेके आया हूँ। तो बच्चों वीडियो मैंने आपको 4th चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवाया था, उसी के हिसाब से आपको उसको कंप्लीट करना है। कोशिश कीजिएगा कि आप पहले उसको एग्जाम्पल सॉल्व करें, उसके बाद आपको उसका स्वाध्याय है वो सॉल्व करना है। तो आज हम चलते हैं सहायक भैया, जिसको हम सब्सिडरी बुक बोलते हैं। जैसे कि आप जानते हो, अगर बच्चों अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि आपको सारे विषय एक ही बुक में लिखने हैं तो क्या प्रॉब्लम होगी। देखो, रखने में प्रॉब्लम, उसको मेंटेन करने में जिसको हम कहेंगे, जिसकी साफ संभाल रहने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर हर चीज़ को ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। क्योंकि मान लो मैं बोलूँ कि भाई अकाउंट का ये चैप्टर निकालिए, स्टेट का या फिर किसी भी विषय का अगर कोई पाठ निकालना हो तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। वैसे ही हिसाब लिखने में अगर हमें एक ही बुक में या फिर एक ही नोटबुक में अगर मैं सारी प्रकार की प्रविष्टियाँ करूँगा तो क्या होगा कि हमें कठिनाइयाँ होती है उसको प्राप्त करने की। इसलिए अकाउंट में सहायक बहियों की मदद ली जाती है। तो प्रस्तावना देखते हैं बच्चों कि आपने आगे देखा कि विविध प्रकार के प्रतिदिन के आर्थिक व्यवहारों का प्रथम लेखा को प्रविष्टि कहते हैं। यह प्रविष्टि जिस बही, चौपड़ी या रजिस्टर बुक में लिखी जाती है उसको रोजनामचा या जनरल कहते हैं। जब व्यवहारों की संख्या बड़ी मात्रा में बढ़ जाए तब एक ही बही में उनका समावेश करना कठिन बन जाता है। रोजनामचे बही की कुछ सीमाएं हैं, मर्यादाएं हैं। वो मर्यादाएं सबसे हम पहले नंबर 1 देखते हैं। जब व्यवहार हो तब प्रत्येक बार खाते का नाम लिखना पड़ता है। दूसरा, प्रत्येक व्यवहार की खतौनी के समय उधार और जमा करना पड़ता है और इस प्रकार जनरल और खतौनी का कार्य बराबर करना पड़ता है। तीसरा, रोजनामचे की बही अधिक मोटी होने से उन्हें संभालना कठिन हो जाता है। चौथा, रोजनामचे में कुछ महत्व की माहिती तत्काल नहीं मिल सकती है। और पांचवा, आंतरिक नियंत्रण की पद्धति का प्रभाव अमल करना कठिन हो जाता है। उपयुक्त रोजनामचे की मर्यादाएं दूर करने के लिए प्रविष्टियों को सहारा बहियों में बांटा जाता है। जिन व्यवहारों का प्रमाण ज़्यादा होता है और बराबर होता है उन प्रत्येक के लिए रोजनामचे की अलग बही रखी जाती है। जैसे कि उधार खरीदी के लिए, उधार बिक्री के लिए, नकद व्यवहारों के लिए आदि। जहां निश्चित व्यवहार निश्चित बही में लिखे जाते हैं, रोजनामचे की ऐसी अलग बही को सहायक बही या उपविभाग के रूप में पहचाना जाता है। टॉपिक नंबर 2 देखते हैं बच्चों, सहायक बहियों का अर्थ। एक ही प्रकार के बार बार होने वाले व्यवहार लिखने के लिए रोजनामचा बही की वर्गीकृत प्रविष्टियां अर्थात कि सहायक बहियां। सहायक बहियों को दैनिक बही यानी डे बुक्स के रूप में भी पहचाना जाता है। प्रत्येक वर्गीकृत प्रविष्टि अर्थात कि सहायक बहियों के लिए अलग बही रखी जाती है। जैसे कि उधार खरीदी के व्यवहार लिखने के लिए खरीद बही और उधार बिक्री के व्यवहारों को लिखने के लिए बिक्री बही तैयार की जाती है। तीसरा, सहायक बहियों के प्रकार। प्रत्येक धंधा की इकाई की जरूरत के अनुसार सहायक बहियाँ रखी जाती है। सामान्य रूप से बड़े धंधा की इकाई के निम्नानुसार की सहायक बहियाँ उपयोग में ली जाती है। सहायक बहियों के नाम। रोकड़ बही, जिसमें रोकड़ रोजनामचा लिखा जाता है। साधारण रोकड़ बही, एक खाने वाली रोकड़ बही, रोकड़ बही और बैंक खाने वाली बही अथवा तो रोकड़ और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही अथवा तो बैंक और बट्टा खाने वाली रोकड़ बही, दो खाने वाली रोकड़ बही। और तीसरा, रोकड़ बही, रोकड़, बैंक और बट्टा खाने वाली बही, जिसको 3 खाने वाली रोकड़ बही कहते हैं। सहायक बहियों के व्यवहार। इसमें पहले में रोकड़ व्यवहार लिखे जाते हैं, दूसरे में रोकड़ और बैंक के व्यवहार लिखने के लिए अथवा तो रोकड़ और बट्टा व्यवहार लिखने के लिए अथवा तो बैंक और बट्टा व्यवहार लिखने के लिए करते हैं। रोकड़, बैंक और बट्टा व्यवहार लिखने के लिए हम लोग करते हैं। दूसरा, माल संबंधी सहायक बहियाँ। खरीद बही में माल की उधार खरीदी के लिए लिखते हैं। बिक्री बही हम लोग माल की उधार बिक्री के लिए बनाते हैं। खरीद वापसी बही माल उधार खरीद वापसी माल लिखने के लिए बनाते हैं। बिक्री वापसी बही हम लोग उधार बिक्री माल वापसी खाते के लिए बनाते हैं। तीसरा, हुंडी संबंधी सहायक बहियाँ। लेनी हुंडी बही, जिसमें लिखी हुंडियाँ लिखने के लिए, और देनी हुंडी बही स्वीकार की हुंडियाँ लिखने के लिए। और मुख्य रोजनामचा उपयुक्त किसी भी सहायक बही में नहीं समाविष्ट व्यवहार को लिखा जाता है। बच्चों, आपको इस चैप्टर में 2nd नंबर टॉपिक की ये 4 बहियाँ ही सीखनी है, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन किस पे करोगे? खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही से। चलो अब शुरू करते हैं हम लोग। पहला, सहायक बहियों के लाभ। सहायक बहियों का उपयोग करने के निम्नलिखित लाभ है। पहला, कार्य का विभाजन। यस बच्चों, हम लोग काम को बांट सकते हैं। काम को ऐसे बांट सकते हैं, मान लो कोई रोकड़ व्यवहार लिखता है तो रोकड़ व्यवहार ही लिखेगा।
कोई बिक्री के व्यवहार लिखता है तो वो बिक्री व्यवहार लिखेगा, और काम झटपट और सरलता से बिना किसी गबन के कंप्लीट हो सकता है। दूसरा, श्रम का विभाजन। इस बच्चों हम लोग काम को अगर बांटते हैं तो क्या होता है, समय की बचत होती है। फिर हम लोग किसी के भी कार्य, जैसे ऑडिटर का काम होता है वो सरल और शीघ्र बन जाता है, हिसाब तय करने में भी सरलता रहती है, शीघ्रता रहती है, किसी भी प्रकार की माहिती या जानकारी हमको शीघ्रता से प्राप्त हो जाती है। टॉपिक नंबर 5 की बात करें तो माल संबंधी सहायक भैया। धंधा की इकाई जिस वस्तु का धंधा करती है वह वस्तु के लिए उनके माल कहलाता है। आगे के प्रकरण में के लिए अभ्यास के अनुसार कपड़े के व्यापारी के लिए कपड़ा माल कहलाएगा। धंधा की इकाई में माल की खरीद बिक्री और माल की वापसी के व्यवहार जिन सहायक भैयों में लिखे जाते हैं उन माल संबंधी सहायक भैया कहते हैं। जिस प्रकार माल संबंधी 4 प्रकार की सहायक भैया होती है। ये रही बच्चों 4 सहायक भैया, जिसमें मैंने आपको पहले बताया था खरीद बही, बिक्री बही, खरीद वापसी बही और बिक्री वापसी बही। ये बच्चों यहाँ पे उनके कुछ दूसरे नाम भी दिए हुए हैं, जैसे पहला था खरीद बही। खरीद बही को बोलते हैं उधार बही। क्या बोलते हैं हम लोग, उधार खरीदी के रूप में भी जानते हैं। दूसरा बिक्री बही, जिसको हम बोलते हैं उधार बिक्री। खरीद वापसी बही माने उधार खरीद वापसी। बिक्री वापसी बही माने उधार बिक्री वापसी। सबसे पहले हम लोग टॉपिक नंबर 1 ए पढ़ते हैं। खरीद बही है जिसको जमा बही भी कहते हैं। खरीद बही को हम क्या बोलते हैं बच्चों, जमा बही भी कहते हैं। जिन सहायक बहियों में माल की उधार खरीदी के व्यवहार का लेखा किया जाता है उन्हें खरीद बही कहते हैं। व्यापारी जिस वस्तु का खरीद बिक्री का धंधा करता है उस वस्तु माल के उधार खरीदी का लेखा खरीद बही में करते हैं। रोकड़ खरीदी और संपत्ति खरीदी के व्यवहार खरीद बही में नहीं लिखे जाते हैं। अंशतः रोकड़ और साख पर का व्यवहार हो तो संपूर्ण व्यवहार साख का व्यवहार मानकर लेखा किया जाता है। खरीद बही में माल की उधार खरीदी की शुद्ध रकम लिखी जाती है। खरीदी की शुद्ध रकम बराबर माल की उधार खरीदी की कुल रकम माइनस व्यापारी बटा। व्यापारी बटा बही में नहीं लिखा जाता है बच्चों। और खरीद बही अलग अलग प्रकार से रखी जा सकती है, जिसके 2 मुख्य प्रकार है। खरीद बही के भी 2 प्रकार है, साधारण खरीद बही और खाने वाली खरीद बही। खाने वाली खरीद बही के मुख्य 2 प्रकार है बच्चों, माल के प्रकार अनुसार खाने वाली खरीद बही और माल और खर्चों के अनुसार रखने वाली खरीद बही। उपयुक्त दर्शाए अनुसार खरीद बही के मुख्य 2 प्रकार, पहला साधारण खरीद बही, ब खाने वाली खरीद बही। खाने वाली खरीद बही के 2 प्रकार है, पहला माल के प्रकार अनुसार खाने वाली खरीद बही और दूसरा माल और खर्च के अनुसार खरीद बही। पहला हम पढ़ेंगे साधारण खरीद बही, सिंपल परचेस बुक। जब व्यापारी एक ही प्रकार के माल की खरीदी करता है तब सामान्य रूप से साधारण खरीद बही बनाता है। यदि एक से अधिक प्रकार के माल की खरीदी की जाती है और यदि साधारण खरीद बही रखी जाती है तो प्रत्येक प्रकार के माल के लिए अलग खरीद बही रखी जाती है। साधारण खरीद बही का नमूना तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता पृष्ठ नंबर, रकम और श्री डैश का खरीद बही, यानी मान लो कि हम लोग XYZ रखते हैं तो श्री XYZ की खरीद बही। अब तारीख में बच्चों हम क्या लिखते हैं, तारीख का प्रथम कॉलम होता है, उसमें हम जिस दिन हमने उधार माल खरीदा है उस व्यवहार की तारीख लगाते हैं। दूसरा व्यापारी का नाम, जिस भी व्यापारी से हमने माल साख पर खरीदा है, उधार खरीदा है, उसमें उसका नाम हम व्यापारी के नाम लिखते हैं। आवक बिल नंबर, जब कोई व्यापारी हमें बिल भेजता है उस बिल का नंबर हम आवक बिल नंबर में लिखते हैं। खाता पृष्ठ नंबर मानने की इस खाते में जिस व्यापारी के पास उधार माल खरीदा है उस व्यापारी का खाता बही का जो पेज होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है। और पांचवा जो कॉलम होता है वो रकम का होता है। 5वें कॉलम में उधार माल खरीदे यानी साख माल खरीदे में जो व्यवहार हमने व्यापारी बटा माइनस करने के बाद जो शुद्ध रकम आती है, शुद्ध नेट वैल्यू जो होती है वो ही सिर्फ रकम में लिखी जाती है। इसके अलावा आप लोग व्यापारी बट्टे की कोई भी एंट्री इसमें नहीं कर सकते। व्यापारी बट्टे की आपको किसी प्रकार की भी यहाँ पे प्रविष्टि करनी नहीं है। तो बच्चों हम उदाहरण नंबर 1 की तरफ जाते हैं और उसको समझते हैं।